मोदी के नए मंत्रियों के लिए नई चुनौतियां क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। पढ़ाई, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, दवाई, केमिकल, फर्टिलाइजर, हेल्थ, कमाई, एम्प्लॉयमेंट, लेबर, रोजगार के अवसर, यह चुनौती बनी हुई है। मंत्रियों को मोदी का साफ साफ निर्देश है, 15 अगस्त तक दिल्ली नहीं छोड़ेंगे मंत्री। मंत्रालय को समझने, लक्ष्य की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया गया है। पहली बार जो मंत्री बने हैं उनको दिल्ली से बाहर निकलने की आजादी 15 अगस्त को ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले जरा देखिए ये क्यों किया गया है, क्या ये बात सच है? इस बात को प्रकारांतर से पहले अशोक जी ने कहा कि जिन्होंने जिताया उनको इनाम मिला, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अगर बात आप कर रहे हैं तो गुंजाइश है। इसी बात को दूसरे तरीके से संजय जी ने कहा और यह बात रीइंफोर्स हुई कि जिन मतदाताओं ने अपनी भूमिका निभाई, जाति के हिसाब से वो क्या स्थितियां बनाते हैं इसको देखा गया। लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ दी, ये बाय डिफॉल्ट हुआ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को पहले इंश्योर किया गया है, चुनावी हितों को बाद में ध्यान रखा गया है। जरा देख लीजिए कि एक्चुअली क्या हुआ है। यहां पर देश के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो मोदी फैक्टर और बीजेपी का वोट परसेंटेज, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं 2019 और 2014 के संदर्भ में। 51.74% वोट मिले थे 2014 में और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में 55.80%, करीब करीब 56% वोट मिले थे। और इसमें से अगर 2014 और 2019 में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से कितने मिले थे वो देखेंगे आप, तो 42.30 से मामला 49.56 पहुंचा था। बिहार वहां पर 29.40 से 23.58%, पश्चिम बंगाल में 16.84% और ये पहुंच गया था लगभग डबल से भी ज्यादा 40.25%। महाराष्ट्र में ये 27.30 था और लगभग वहीं पर जाकर ठहरा था 27.59%। अब इसमें इसको सेग्रीगेट, इसको जल्दी से देख लीजिए, ये कहां पर कितना वोट मिला था, जल्दी से वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र को इस हिसाब से ध्यान रखिएगा कि वोट लगभग वहीं स्टक कर गया था जहां पर था 2014 2019। पंजाब 8.70 9.63, मध्य प्रदेश 55 से 58, राजस्थान 50 से 58, गुजरात 59 से 62, कर्नाटक 43 से 51। जल्दी से अगला दिखाइए। मोदी फैक्टर, बीजेपी का वोट परसेंटेज, इसको वैसे भी सेग्रीगेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट वाइज आपको ये दिखा दें हम कि किसने कितने वोट दिए थे, कौन सी जाति कितनी। बीजेपी की वोट परसेंटेज के हिसाब से सवर्ण, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, अन्य, यहां आप देख रहे हैं सवर्णों ने कितने वोट दिए 2019 और 2014 ने 54% पहले थे, 61% हुए। एससी जो 24% थे वो 33% हुए, एसटी जो 38% थे वो 44% हुए, ओबीसी जो 36% थे वो 44% हुए, मुस्लिम जो 9% थे उसमें ये अकेला एक ऐसा घटक था जहां पर आप देखते हैं कमी आई, 8% हुए। और अन्य में अगर आप देखेंगे तो 33 से 38%, सब जगह इजाफा, एक यहां पर छोड़ दीजिए। और इसमें भी अगर आप देखें एससी, एसटी और ओबीसी के हिसाब से तो 24 से 33, 38 से 44, 36 से 44, ये बड़ा मार्जिन है। अब इस बात को लेकर जरा अपने विशेषज्ञों के पास मैं जाऊं, उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए जेंडर वाइज भी अगर बात करें, क्योंकि अब 11 हो गई है महिलाओं की तादाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में। पहले 4 से अब 7 ने और शपथ ले ली, अब कुल मिलाकर 11 हो गए। तो अगर ये आप देख लें कौन सी जाति कितनी, भारतीय जनता पार्टी, इसमें जेंडर हिसाब से देखें आप, महिला पुरुष वोट परसेंटेज, महिलाएं पहले 36%, पुरुष 39%, साल 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 39% और 36% ये था जो वोट मिले थे। ओवरऑल यूनिवर्स जो वोट का इनका रहा करीब 59%, उसमें से मैं बात कर रहा हूं। और ये बताता है कि इस बार महिलाओं को जो 11 चेहरे आपको दिखाई देते हैं मंत्रिमंडल में, वो भी ऑल टाइम हाई में से एक है। इस पर हम बात करने के लिए आइए हम मेहमानों के पास चलते हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब, उपकृत किया गया है जातियों को रिप्रेजेंटेशन देके, इनाम मिला है? नहीं, देखिए मैं सुन रहा था और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे। देखिए दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल शव, लाश, कब्रिस्तान, इनके बिना उनका कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। मैं कहने को कह सकता था कि सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा मौतें कौन से प्रांत में हुई और वहां किस पार्टी का शासन है, लेकिन अभी चर्चा का विषय ये नहीं है। देखिए दिनेश जी, कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। 2014 के बाद से कुछ वर्गों का मठाधीशी समाप्त हो गया है, तो उनको सहन नहीं होता है। और आरक्षण पे तो हमले पहले से होते आ रहे हैं। आरक्षण पे प्रतिभा के नाम पे, योग्यता के नाम पे, क्षमता के नाम पे ये आक्रमण बहुत दिनों से हो रहे हैं। अशोक भारती जी बैठे हैं, अशोक भारती जी वर्षों से, उन्होंने पूरा अपना जीवन इस विषय पे लगाया हुआ है, उनसे पूछिएगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पैनल में भी सामाजिक विविधता रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हर इंस्टीट्यूशन में, अभी तो मिनिस्ट्री में आई है, लेकिन मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, जब ये कहा कि ये स्मशान के बगैर और इसके बगैर बात पूरी नहीं होती, तो मुझको पिछले विधानसभा चुनाव याद आ गए उत्तर प्रदेश के,
और इसमें अगर आप कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी की तरफ जाता हूं। आलोक शर्मा जी, तोहमतें लगाना आसान है, तारीफ भी कर दीजिए कभी। देखिए, मैंने तो सबसे पहले कहा कि हमारा पूरी तरह से बेस्ट विशेज हैं, गुड विशेज हैं। जो भी मंत्री हैं वो अच्छे से काम करें, अपने मंत्रालय की जो भी काम करने की तरीके हैं उसको बदलें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही हैं पहले, तभी उनको मौका मिला है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ये सोची समझी चाल नजर आ रही है देश को कि जाति और राज्य को, चुनाव को साधा जाए। अगर ऐसा है कि जिसका वोट उसका मंत्री, तब तो ब्राह्मण और वैश्य समाज अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। लेकिन मैं इस डिबेट को जाति पर नहीं ले जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज आप मंत्री तो बना रहे हैं उनको, लेकिन आज तक जो 7 साल का इतिहास है, मंत्रालयों को पीएमओ ने चलाया है। मंत्री केवल अंधभक्त की तरह ट्रोल आर्मी रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट किया जाए। नहीं, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है और थोड़ा सा मैं इसमें जुड़ा हुआ एक गैर राजनीतिक पहलू भी समझना चाहता हूं। आलोक जी, इजाजत दीजिए मुझको प्लीज, आपके पास लौटता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।